हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल्य इंस्टीट्यूट। तो हम लोग एक नए चैनल का शुरुआत कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास आने वाले समय में बहुत सारे कोर्सेज के डिटेल वीडियोस हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसमें आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को चाहिए। तो ये हमारे टीम मेंबर हैं, ये हम हुए, पहचान ही रहे हैं, राज सर नाम है। ये आपके केमिस्ट्री फैकल्टी हैं, सुबोध सर, और ये आपके मैथ्स फैकल्टी अंकुश सर, और ये आपके बायो फैकल्टी राजन सर। ठीक है, तो हम लोग अभी जो फिलहाल अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी हाल फिलहाल में जो मॉडल प्रैक्टिस पेपर आया है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके शॉर्ट आंसर और फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ है, बिहार बोर्ड ने जो लिया है, उसके क्वेश्चन पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से अब तक जेई और नीट के डिटेल्ड कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे, और फिर और आने वाले समय में 11th 12th बोर्ड वगैरह का भी हम लोग कोर्सेज को लाएंगे। और फिर आप लोगों का रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो हम लोग जूनियर सेक्शन की तरफ भी नर्चर कोर्स 8, 9, 10 ये सब के भी कोर्सेज को हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल पहले वीडियो में बिहार बोर्ड का 2022 के फिजिक्स के सब्जेक्ट का हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के अगर हम लोग देखें और इसमें थोड़ा सा पैटर्न जाने कि पैटर्न क्या है, तो हम लोग के पास टोटल 70 क्वेश्चंस होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आंसर करना रहता है 35। टोटल क्वेश्चन हम लोगों के पास कितना रहेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें से हम लोगों को सिर्फ 35 क्वेश्चंस का आंसर करना है। कोई भी 35 क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इस 70 में से कोई भी 35 क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें 70 क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें से हम लोग इसको दो पार्ट में, इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड हमने किया है। और इसमें से आज इस वीडियो में आप लोगों को पहले 35 क्वेश्चंस का डिस्कशन मिलेगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका पार्ट 2 करके, उसमें नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव है उसका डिस्कशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग के पास जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज क्यू बाय एरिया। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो डिफाइन किया जाता है वो उस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफाइन किया जाता है जो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, जिस एरिया पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से अगर इसके यूनिट को निकालने का प्रयास अगर हम लोग करें, तो ऊपर क्या है? चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ये कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये डी ऑप्शन जो है ये कूलम्ब पर, और ये 1/मीटर का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन होगा। हिंदी में अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को, तो क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। ठीक है, ये है आपका परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का या वैक्यूम का। तो इसका एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 8.85 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ये इसका यूनिट है और ये इसका वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू। अब यह है कि आपका एक चार्ज है क्यू और यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूला को लिखना है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आर दूरी पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r², Q/r²। चार्ज भी लेना है क्योंकि चार्ज कितना दिया हुआ है Q। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखिए, आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग is correct for total electric flux from the whole surface if plus q charge is placed inside any spherical surface। ठीक है, ये आपका गॉस लॉ पे आधारित ये सवाल है। तो गॉस लॉ के हिसाब से जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है q inside by epsilon naught। q inside का मतलब होता है कि जो भी आपका सरफेस है उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज हुआ है वो क्यू इन होता है, क्यू इनसाइड होता है। तो यहां पर कह रहा है कि जो स्फेरिकल सरफेस है इसके अंदर चार्ज प्लस क्यू है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग क्यू इन का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू और नीचे में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर हम लोग चेक करें तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर हिंदी में क्वेश्चंस को अगर हम रीड करें तो ये है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये आपका Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और वो भी कैसे पोजीशन पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो सिस्टम ऑफ 2 चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह के सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इसमें जो इसका इक्वेटोरियल पोजीशन होता है वो होता है कि एक डाइपोल का सेंटर है O, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा यही इसका इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाता है। तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू आता है ये 0 आता है। ठीक है, ये आप सब्जेक्टिव डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है जिसके आप रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी जो वैल्यू होता है वो आता है आपका 0 आता है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी, 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है और ये कह रहा है कि सम ऑफ चार्जेज ऑन collecting and condensing plate of a charge कैपेसिटर। ठीक है, आपके पास कैपेसिटर एक है, तो कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। ठीक है, इसमें 2 प्लेट होता है, एक पर आपका प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होता है। ठीक है, इसमें से एक को कंडेंसिंग प्लेट बोलते हैं और दूसरे को कलेक्टिंग प्लेट बोलते हैं। तो इसमें इस दोनों प्लेट पर जो चार्ज है उसके सम के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका सम क्या होगा। तो दोनों पर इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज है, एक पे प्लस क्यू है और दूसरे पे माइनस क्यू है, तो जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का
योग होता है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने पे बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, चार्ज का डायमेंशन इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला है आपके पास I बराबर Q बाई टी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम निकाल सकते हैं Q बराबर IT, और इसका जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, इसका जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो I के लिए जो डायमेंशनल सिंबल लिया जाता है वो लिया जाता है A, और टाइम के लिए कैपिटल T। तो इसके हिसाब से इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन कर रहा है कि आवेश का विमा होता है, डायमेंशन को हिंदी में विमा बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अपेक्षिक, अगर पहले हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं उसके बाद हिंदी में रीड करेंगे, तो कह रहा है कि द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी जो है ना वो आपका एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन r से, और ये डिफाइन किया जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस दोनों का यूनिट कैंसल होकर फाइनली जो परमिटिविटी का यूनिट होगा वो यूनिटलेस होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से नॉन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है कि अपेक्षित परावैधता का जो मात्रक है तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि टू कैपेसिटर, 10 नंबर क्वेश्चन है कि टू कैपेसिटर्स each of capacity C are connected in parallel, the equivalent capacity is। दो कैपेसिटर है और दोनों को पैरेलल में क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटी को निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसके इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट, वो हो जाता है C1 प्लस C2, ये पैरेलल में। ठीक है। सीरीज में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये सीरीज में फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, जबकि हमारे सवाल में कैपेसिटर जो है वह कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 प्लस C2। ठीक है। और यहाँ पर दो कैपेसिटर है और दोनों के कैपेसिटी को क्या दिया गया है, C ही दिया गया है, तो C1 भी C हो जाएगा और C2 भी C हो जाएगा। तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2C आ जाएगा। ठीक है। तो आप आपके ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2C है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और हिंदी में क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे दिए हुआ है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है, तो क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि minimum deviation angle of a thin prism of refractive index mu and angle of prism A is। ठीक है। आपके पास एक प्रिज्म है और उस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू से उसको डिनोट किया गया है। तो कह रहा है कि उस प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन कितना होगा। तो ये भी आपका एक लर्न करने वाला एक फॉर्मूला आता है कि प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी में क्वेश्चन को रीड करें तो ये है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर हम लोग आए तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कह रहा है कि जो आपका सोलर स्पेक्ट्रम होता है, सोलर स्पेक्ट्रम जो होता है वो कैसा स्पेक्ट्रम है। सोलर स्पेक्ट्रम का मतलब यही है कि जो सन से लाइट आ रहा है उसके स्पेक्ट्रम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरह का स्पेक्ट्रम है। तो देखिए सोलर स्पेक्ट्रम यानी कि वही है कि आप प्रिज्म से अगर आप व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो वो 7 कलर में क्या कर जाता है,
स्प्लिट कर जाता है तो वहां से आपको जो विबजियोर का जो पैटर्न देखने को मिलता है, तो उसमें जो कलर होता है विबजियोर वो आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे पहले वायलेट होगा, फिर उसी के बाद जस्ट इंडिगो शुरू हो जाएगा, फिर ब्लू शुरू हो जाएगा, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। इसमें कोई गैप नहीं होता है, तो ये कंटिन्यूअस पैटर्न बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का टाइप है। क्वेश्चन को अगर हिंदी मीडियम में हम लोग रीड करें तो कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का जो वर्णक्रम होता है वो क्या हो जाएगा, सतत कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पे हम लोग आते हैं, और जो 13 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में आपसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर पूछा है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाले टॉपिक में उसके नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो निकल के आता है वो आता है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला माइनस f0 बाई fe, जहां पर f0 क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वाला जो लेंस है उसका फोकल लेंथ होता है, और जो fe होता है वो आईपीस वाले लेंस का फोकल लेंथ होता है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो कह रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें से जितना भी आपका दिया हुआ है इस चारों ऑप्शन में से मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड। इन चारों ऑप्शन में से डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का करेक्ट फॉर्मूला इसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो इनमें से ये जो ऑप्शन ए है, फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी। डी यहाँ पे कैपिटल है और ये वाला डी क्या है, छोटा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा डी लैम्डा बाई डी। और हिंदी में क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो कह रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सूत्र सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, और ये क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है। तो देखिए लाइट ईयर जो होता है ये एक्चुअली डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि सन का लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है उसी को 1 लाइट ईयर बोला जाता है, और इसका जो न्यूमेरिकली वैल्यू आता है ये आपका आता है 9.46 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15 मीटर। 9.46 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15 मीटर इसका ये आंसर होगा। और हिंदी में क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कह रहा है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो ऑप्शन ए है 9.46 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा जा रहा है आपसे कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 by f is equal to mu2 by mu1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, आप रे ऑप्टिक्स में पढ़े होइएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा गया है कि पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका होता है 1.33। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है कि पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको हिंदी में अपवर्तनांक भी बोलते हैं
वो 1.33 होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि ये पूछा गया है कि नॉर्मल आई के लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, या इसको आप नियर पॉइंट भी कर सकते हैं। तो देखिए आई का जो होता है ना वो फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, यानी कि आप आई से आप बहुत इनफाइनाइट तक के चीजों को देख सकते हैं, जैसे आपको सन भी दिखता है, मून भी दिखता है, जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। जबकि नियर पॉइंट जो होता है ना वो 25 सेंटीमीटर होता है। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपने आई से क्लोज लेकर आइएगा और 25 सेंटीमीटर के दूरी से अगर कम दूरी पर उसको आप रखिएगा तो आपको थोड़ा सा ब्लर दिखने लगेगा। तो उसी को डिफाइन किया जाता है कि आपका जो आई है वो बिना ये हुए मतलब रिलैक्स मोड में कितने सेंटीमीटर तक की दूरी को चीजों को देख पाता है। तो ये आपका होता है 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following is Cauchy equation। ठीक है, तो ये आपका एक साइंटिस्ट का नेम है कुशी। ठीक है, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देता है वेवलेंथ से। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में ये जो सही है ये है म्यू बराबर a प्लस बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर। म्यू बराबर a प्लस बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर, ये इसका सही इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि which of the following is correct for intensity of scattered light and wavelength of light। यानी कि लाइट का जो स्कैटरिंग फिनोमेना है, जिससे कि आपको स्काई का कलर ब्लू नजर आता है, तो वो पूछा जा रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है, यानी कि जितना अमाउंट लाइट का स्कैटर किया है उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्कैटर्ड लाइट जो अमाउंट होता है वो वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हिंदी में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है, तो यहां से ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है ये कह रहा कि which of the following does not change with the change of medium of light। यानी कि लाइट का जब मीडियम चेंज होगा, एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके जाएगा, तो इसमें से कौन चीज नहीं बदलेगा। तो देखिए इसमें से क्या है कि आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा मीडियम के बदलने से, वेवलेंथ भी बदल जाता है मीडियम के बदलने से, लाइट का वेलोसिटी भी बदल जाता है मीडियम के बदलने से, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइट का वो मीडियम के बदलने से नहीं बदलता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स का प्रॉपर्टी है, और लाइट के लिए सोर्स कौन सा है, सन है। तो जब तक सन के एंड पर कुछ चेंजेस नहीं आएगा तब तक उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो मीडियम के बदलने से फ्रीक्वेंसी में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी में क्वेश्चन को रीड करें तो हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है, तो ये हो जाएगा आवृत्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसमें से आपको करेक्ट रिलेशन को ढूंढना है। तो यहां पर देखिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही रिलेशन है। तो इस चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो फेज डिफरेंस होता है वो बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस के। ये भी आपका एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि फेज डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस पे। ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में रीड करें तो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसमें से कौन सही है ये आपको पता लगाना है। 4 ऑप्शन है नीचे। ठीक है, 4 ऑप्शन है नीचे, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, पता लगाना है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस जो है ये आपके लाइट का एक फिनोमेना है। तो इसमें से
जो करेक्ट रिलेशन जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है, वो होता है बी ऑप्शन 2n+1 पाई, यानी कि पाई का जितना भी आपका ऑड मल्टीपल होगा, पाई का आपके पास जितना भी ऑड मल्टीपल होगा, 2n+1 एक और नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे n बराबर 0 पुट कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, n बराबर 1 पुट कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, n बराबर 2 पुट कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। यानी कि जितना भी आपका पाई का ऑड मल्टीपल होगा, जैसे पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन सारे फेज डिफरेंस पर जो इंटरफेरेंस मिलता है हम लोगों को, वो कैसा इंटरफेरेंस मिलता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी में क्वेश्चन को अगर रीड करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कालांतर जो होना चाहिए वो 2n+1 इंटू पाई के बराबर होना चाहिए, 2n+1 इंटू पाई के बराबर होना चाहिए। तो वहां पर आपको विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 के 24 के बाद 25 पे आए हम लोग, और 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर कलर ऑफ लाइट। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको ये पता लगाना है कि इस चारों ऑप्शन में से कलर ऑफ लाइट का मेन कॉज क्या है। तो वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, फेज है और एम्पलीट्यूड है। तो इस चारों ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वेवलेंथ होगा, क्योंकि वेवलेंथ ही डिसाइड करता है कि कौन सा लाइट का कौन सा कलर होगा। जो आपका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, जिसमें विबजियोर पैटर्न हम देखते हैं, तो उसमें से हर कलर का जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वेवलेंथ से हम लोग ये वेवलेंथ जो है वो कॉज है किसका? कलर ऑफ लाइट का। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और हिंदी में क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो ये कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है? तो क्या हो जाएगा? करण गैर हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से किस पर चार्ज नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, अल्फा पार्टिकल पे भी आपका चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पे भी आपका चार्ज होता है और प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। तो आपका एक बच गया कौन सा? फोटोन। ठीक है, फोटोन है, फोटोन पार्टिकल, ये आपका क्या है? चार्जलेस है, इस पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? इसमें से किसमें आवेश नहीं है? तो क्या हो जाएगा? फोटोन कण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 ऑप्शन है, इसमें से किसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है चार्ज, तो ये होगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट कूलम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है, ये भी नहीं हो सकता है। करंट, इसको एम्पियर में मेजर किया जाता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो जो डी ऑप्शन है एनर्जी, तो एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि एनर्जी हो जाएगा। और हिंदी में क्वेश्चन को अगर रीड करें तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है ये है 27 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 28 है ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोन के लिए आपको एनर्जी का करेक्ट फॉर्मूला को लिखना है। तो देखिए, फोटोन जो है वो एनर्जी जो रखता है वो एक्चुअली होता है h न्यू के बराबर, और जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, और न्यू जो होता है वो होता है c बाई लैम्डा, जहां पर c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो फोटोन का एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो h न्यू होता है, और न्यू जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने फिर क्या पुट कर दिया? c बाई लैम्डा। तो यहां से देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, hc बाई लैम्डा। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? hc बाई लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, 29 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेव नंबर इज इक्वल। ठीक है, तो देखिए, वेव नंबर जो होता है वो क्या होता है? लैम्डा का जो रेसिप्रोकल होता है ना, 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा को ही क्या कहा जाता है? वेव नंबर कहा जाता है।
है, जहां पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो आप चारों ऑप्शन में से देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए होगा इसका सही होगा। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग संख्या बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 1/λ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, और जो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए इसमें से आपको चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पता लगाना है। तो देखिए, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, अगर उसको हम आर से डिनोट करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास नंबर के क्यूब रूट के। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/3 पावर के। ठीक है, तो यहां से प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको r0 से डिनोट किया जाता है, और ये हो गया a का पावर 1/3, यानी मास नंबर का पावर 1/3। तो आप ऑप्शन से अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हिंदी में क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया।